हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी या फिर क्रेडिट कंट्रोल की क्या मीनिंग होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल दोनों ही सेम होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी टेक्निक्स या क्रेडिट कंट्रोल्स की जो टेक्निक्स हैं दोनों ही सेम होती हैं, है ना। और अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि क्रेडिट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, उसकी टेक्निक्स क्या है, तो आपको उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करनी है जो आप मॉनेटरी पॉलिसीज की टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। मतलब वही क्वांटिटेटिव वही क्वालिटेटिव टेक्निक्स यहाँ पे भी आएंगी। और अगर क्वेश्चन में बोला गया कि मॉनेटरी पॉलिसी की टेक्निक के बारे में बताइए, तो भी आपको वही क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्वालिटेटिव टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करना होता है। सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज और क्रेडिट कंट्रोल की जो पॉलिसी है या क्रेडिट कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं वो सब दोनों ही सेम है, ठीक है। लेकिन हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों कह रहे हैं और क्रेडिट कंट्रोल क्यों कह रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी से क्यों कहते हैं और क्या मतलब होता है, एंड देन हम देखेंगे क्रेडिट कंट्रोल का टर्म जो यूज़ किया गया वो क्यों किया गया, क्रेडिट कंट्रोल इस क्यों कहते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, राइट। और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव या क्रेडिट कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव दोनों सेम ही होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जा रहा है तो अगर क्रेडिट कंट्रोल के जो ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव आप मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में क्रेडिट कंट्रोल पूछा जाए या मॉनेटरी पूछा जाए, मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट सेम रहेंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या बेसिकली। तो देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एक सेट ऑफ टूल्स होती है, ठीक है। सेट ऑफ टूल्स का मतलब जिन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं तो वो वही उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का, उन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स का सेट होती है, जो कि क्या होता है सेंट्रल बैंक के थ्रू यूज़ की जाती है। और सेंट्रल बैंक उसे क्यों यूज़ करता है कि कंट्री में जो मनी की सर्कुलेशन है, कितनी अमाउंट ऑफ मनी कंट्री में सर्कुलेट होनी चाहिए, इस मनी ऑफ सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए इन टूल्स एंड टेक्निक्स का जो यूज़ किया जाता है उसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, एक सेट ऑफ टूल्स होता है जो कंट्री का सेंट्रल बैंक यूज़ करता है। किस लिए यूज़ करता है? मनी के सर्कुलेशंस को, कंट्री में जो मनी की सर्कुलेशन है, मनी की सप्लाई है, टोटल अमाउंट ऑफ जो मनी है उसको रेगुलेट करने के लिए करता है। और ये सब करके क्या होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव प्राइस में स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, यही रहता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी हो गई जो कि आपकी इकोनॉमी के जो सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू लेट डाउन की जाती है ना। अब हमारी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक क्या है, कौन है, वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम करती है, जिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू वो कंट्री के मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है और इकोनॉमी की ग्रोथ और उसकी प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, उन्हीं पॉलिसीज को, उन्हीं सेट ऑफ टूल्स को हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इज इट? देखिए नाम से समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी है ना, पॉलिसी बन रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बना रहे हैं कि कैसे क्या करना है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, मॉनेटरी टर्म्स के रिगार्डिंग। मॉनेटरी मतलब क्या हो गया, मनी, है ना। और जब भी आप मनी की बात करते हैं तो कौन माइंड में आता है, आपके बैंक। और बैंकों में भी हेड कौन है, आरबीआई। इट मीन्स कि मॉनेटरी पॉलिसी किसको थ्रू बनाई जाएगी, आरबीआई के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को ही हम क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स या टूल्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? और ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं इंडिया की, उसे फॉर्मुलेट किया जाए, उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, है ना। और आरबीआई ये सब क्यों करती है, क्योंकि इसी के थ्रू, इन मॉनेटरी पॉलिसीज़ के थ्रू वो इन्फ्लेशन को, जो इकोनॉमिक का सबसे बड़ा वेरिएबल होता है इन्फ्लेशन, उसे वो क्या करती है, कंट्रोल करती है। सो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी इज नथिंग, सिंपली टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू मनी की सर्कुलेशन को कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। ये पॉलिसीज कौन फ्रेम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये मतलब आरबीआई पॉलिसीज को फ्रेम करती है, सो क्वेश्चन ये उठता है कि क्रेडिट कंट्रोल का टर्म जो यूज़ किया गया वो क्यों यूज़ किया गया। मॉनेटरी पॉलिसीज तो समझ में आ रहा, इसको क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं, तो क्रेडिट कंट्रोल क्यों कहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल का जो टर्म यूज़ किया गया वो क्यों किया गया है ना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना, प्रायर वीडियो में हमने देखा कि क्रेडिट को कैसे क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट क्या होता है वो भी देखा, कैसे उसको क्रिएट किया जाएगा वो भी देखा। अब जो ये क्रेडिट क्रिएट हुआ है उसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा। तो बेसिकली क्रेडिट को कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स होती हैं उसे क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। और क्रेडिट कंट्रोल ये क्या है, एक मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है जो कि आरबीआई के थ्रू यूज़ किया जाता है। मतलब
आपकी इकोनॉमी में जो क्रेडिट का फ्लो है, बहुत ज़्यादा लोग क्रेडिट ले रहे हैं या कम लोग क्रेडिट ले रहे हैं, तो जो भी क्रेडिट का फ्लो है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं होता है कि बढ़ा हुआ है तो उसको कम करना, अगर इंक्रीज़ है तो उसे कम करना, और अगर डिक्रीज़ है तो उसको इंक्रीज़ करना। तो क्रेडिट को कंट्रोल करना, बढ़ाना हो या घटाना हो, उस पर कंट्रोलिंग पावर जो होती है ना क्रेडिट को करने की, वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। और इसी प्रोसेस को, मतलब जिन जिन पॉलिसीज़ के थ्रू या जिन जिन तरीक़ों को अडॉप्ट करके हम इस क्रेडिट के फ़्लो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसी टेक्निक्स, उसी पॉलिसीज़ को हम क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स कहते हैं या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। और जब यही पॉलिसी आरबीआई अडॉप्ट करती है तो उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। टू कंट्रोल द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी और द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो क्रेडिट कंट्रोल, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है, ये क्या होता है? ये इकोनॉमी में जो भी डिमांड एंड सप्लाई है किस चीज़ की? मनी की, उसको कंट्रोल करने की टेक्निक होती है। उसी प्रोसेस को ही हम क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? वो सुपरवाइज करती है जितनी भी क्रेडिट ग्रांटिंग की पावर है कमर्शियल बैंक्स की, उनको सुपरवाइज करती है। देखिए, दो टर्म्स है, क्रेडिट को क्रिएट करना और क्रेडिट को कंट्रोल करना। एमसीक्यूज़ वगैरह में जनरली पूछा जाता है। क्रेडिट क्रिएशन की पावर किसकी है? सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की, राइट? वो आरबीआई नहीं। क्रेडिट क्रिएशन की पावर सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की है, जबकि क्रेडिट कंट्रोल करने की पावर किसकी है? वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की है। तो आरबीआई ये जो क्रेडिट क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक्स ना, उसको कंट्रोल करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन किस चीज़ की? इकोनॉमी की सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग उस फ्लो को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके वो कंट्रोल करती है। तो आरबीआई ही पूरी रेगुलेटरी बॉडी है, पूरी गवर्निंग बॉडी है पूरे बैंकों की। इसीलिए आरबीआई ही इनके क्रेडिट फ्लो को, इनके क्रेडिट क्रिएशन की पावर को कंट्रोल करती है, राइट? तो अब ये क्रेडिट क्यों कंट्रोल किया जाता है? ध्यान रखना, कंट्रोल के बाद मतलब क्या हो गया? इंक्रीज या डिक्रीज करना, कुछ भी, कंट्रोलिंग पावर है ना, क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों किया जाता है क्रेडिट को कंट्रोल? तो पहली चीज़ क्या है? टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी इन दी प्राइस लेवल। तो जो एक आपकी करेंसी की जो इंटरनल प्राइस लेवल है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए आपका क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। जैसे कि जो क्रेडिट है ना, अगर वो एक्सेस है, आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट का फ्लो एक्सेस है, तो इससे क्या होगा? इस सिचुएशन को समझिए, सभी लोग उधार ले रहे हैं, तो मतलब सबके पास पैसे पहुंच रहे हैं, तो एक्सेस क्रेडिट अगर हो रहा है तो सिचुएशन में क्या होगा? लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, पैसे रहेंगे तो डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब लोग प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? सप्लाई उतनी मीट नहीं कर पाएगी, तो सप्लाई का फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब सप्लाई का फ्लो कम हो जाएगा तो जो प्राइसेस हैं गुड्स की, वो क्या हो जाएंगी? इंक्रीज़ कर जाएंगी। जब प्राइसेस गुड्स की इंक्रीज़ कर जाएंगी तो इसका मतलब क्या निकलेगा? जो वैल्यू है, मनी की जो वैल्यू है, वो क्या हो जा रही है? डिक्रीज़। मतलब क्या सिचुएशन आ गई? इन्फ्लेशन की। तो अगर एक्सेस फ्लो है क्रेडिट का, तो वो किस सिचुएशन को इंक्रीज़ करता है? किस सिचुएशन की साइड मूव करता है? इन्फ्लेशन की सिचुएशन। वहीं अगर क्रेडिट का फ्लो डेफिसिट में है, कम है, लो है, तो वो किस सिचुएशन को करेगा? डिफ्लेशन की सिचुएशन को करेगा। तो ये जो डिफ्लेशन हो या इन्फ्लेशन के समय में क्या हो जाता है? प्राइस मनी की जो वैल्यू वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। जब मनी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। भाई, जो चीज़ पहले 1 रुपये में मिल जाती थी, वही चीज़ अब 10 रुपये में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 रुपये की जो पावर थी ना, वो क्या हो गई? कम हो गई। 1 रुपया जो चीज़ खरीद सकता था, आज 10 रुपये मिल के उसे खरीद रहे हैं। तो उनकी पावर क्या हो गई? कम हो गई। मनी की वैल्यू कम हो गई, लेकिन रुपए जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, वो बढ़ गए। जो चीज़ 1 रुपये में मिलती है, वो चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, प्राइस बढ़ गया। तो क्या होता है कि जो ये प्राइस का फ्लक्चुएशन है ना, क्रेडिट का फ्लो ज़्यादा होना तो प्राइसेस का बढ़ जाना, क्रेडिट का फ्लो कम होना तो प्राइसेस का घट जाना। तो ये जो चेंजेस, ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, उसको आरबीआई इस क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं, उसको स्टेबल कर ले जाती है। अगर एक्सेस है तो उसे कम करेगी, डेफिसिट है तो और फ्लो बढ़ाएगी। इन दोनों सिनेरियो के बेसिस पे वो क्या करती है? उसको बैलेंस करती है और स्टेबल करती है प्राइस लेवल को, राइट? तो इसलिए भी क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक इंपॉर्टेंट है। टू अटेन स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने में भी
क्रेडिट कंट्रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इंटरनल प्राइस लेवल जब चेंज होता है ना करेंसी का, कि मतलब आपके करेंसी की जो वैल्यू है उसका जो प्राइस लेवल चेंज होता है ना, तो उसके हिसाब से आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो बिज़नेस है ना वो भी अफेक्ट करता है। और कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो इम्प्रेशन है वो पूरा फॉरेन एक्सचेंज पर डिपेंड हो जाता है। कैसे होता है, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी कंट्री का सामान बाहर भेज रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग खरीद रहे हैं आपके कंट्री का सामान। ऐसे केस में आप अपने यहाँ से सामान भेज रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्री के लोग आपको पेमेंट करना चाहेंगे। ऐसे सिचुएशन में डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है ना। वहीं पे अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप बाहर का सामान ज़्यादा खरीद के अपनी कंट्री में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब जिस भी कंट्री से आप सामान खरीद रहे हैं उनकी करेंसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप इस वक्त में क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन करेंसीज़ है ना उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज पे डिपेंड हो जाती है। अब बट ऑब्वियस सी बात है जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी वैल्यू भी अच्छी होगी। अगर डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फॉरेन मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, हर कोई हमारे यहाँ का सामान खरीद रहा होगा और हमें पेमेंट करेगा, तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, सब मांगेंगे कि भाई रुपये चाहिए, उसमें पेमेंट करना है। तो आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है ना ये बहुत इफेक्ट होता है आपके प्राइस लेवल की वजह से, जो आपकी करेंसी का प्राइस लेवल है ना। तो जब इंटरनल प्राइसेस गिर जाती हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट बहुत होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था और मैं अभी भी दे रही हूँ। जब भी इंटरनल प्राइसेस गिरती हैं ना तो एक्सपोर्ट बहुत बढ़ता है। कैसे कि अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया है, $1 लाख का कोई सामान एक्सपोर्ट किया है और इस वक्त प्राइस 80 रुपीज़ का है, तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। इसका मतलब अगर $1 चाहिए तो 80 रुपये देने पड़ेंगे। अब मैंने $1 लाख का सामान बाहर भेजा है तो वो लोग मुझे $1 लाख का पेमेंट करने वाले हैं। $1 लाख जब वो मुझे पेमेंट करेंगे और मैं रिसीव करूँगी तो मैं उसे रुपये में कन्वर्ट करूँगी, तो इस वक्त मुझे कितना रुपये मिल जाएगा, 80 लाख रुपीज़ मिलेंगे। उसी सामान का जो मैंने एक्सपोर्ट किया उसका आज के टाइम में अगर 80 रुपीज़ है तो मुझे 80 लाख रुपए मिल जाएंगे। किसके रिगार्डिंग, उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो मैंने एक्सपोर्ट किया। वहीं पे मान लीजिए मैंने $1 लाख का सामान अभी एक्सपोर्ट किया पर इस वक्त प्राइस 50 रुपीज़ है, मतलब $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, इस सिचुएशन में अगर मैं वही $1 लाख का सामान एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो जब मुझे वो $1 लाख का पेमेंट करेंगे तो उसे मैं जब रुपये में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास कितने आएंगे, सिर्फ 50 लाख रुपीज़ आएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जब मेरा $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ था तब मैंने एक्सपोर्ट कम करना चाहा होगा, क्यों, क्योंकि मुझे कम पैसे आएंगे, रुपए कम आएंगे। वहीं जब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ रहा होगा तो मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहूँगी क्योंकि मेरे पैसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन अगर करेंसी की वैल्यू बात करूँ, प्राइस लेवल की बात करूँ, तो 80 रुपीज़ ये शो कर रहा है कि आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है ना, फॉल कर रही है। वहीं 50 रुपीज़ कह रही है कि आपकी करेंसी की वैल्यू स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रही है। तो जब भी प्राइस लेवल गिरता है ना तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है कंट्री का, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होता है और इंपोर्ट डिक्लाइन करता है। ये बात रिलेट कर रहे हैं ना, प्राइस फॉल हुई मतलब 80 रुपये हो गए तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, इंपोर्ट डिक्लाइन करेगा। वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, अगर इसका चेंज होगा तो सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, राइट। तो ये जो बार बार अगर आपके रुपीज़ में फ्लैक्चुएशन होंगे, आपके प्राइस लेवल में फ्लैक्चुएशन होंगे तो आपके एक्सचेंज रेट में भी फ्लैक्चुएशन होंगे। एक्सचेंज रेट में फ्लैक्चुएशन होंगे तो आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी डिफरेंस आएगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अगर अफेक्टेड होगा तो आपका पूरा का पूरा फॉरेन रिजर्व इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करके आप प्राइस लेवल को कंट्रोल कर सकते हो, और जब आप प्राइस लेवल को स्टेबल कर पाओगे तो उस वक्त आप अपने इस फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेट को भी क्या कर पाओगे, स्टेबल कर पाओगे। तो इसीलिए क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक एक्सचेंज रेट को स्टेबल करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अलावा की अगर बात करें तो मनी मार्केट जो कंट्री का, उसको स्टेबलाइज करने में भी आपकी क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्योंकि मनी मार्केट क्या होता है, पर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट का मार्केट होता है, राइट। जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, इनका मार्केट होता है। तो क्रेडिट के फ्लो को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करके ना मनी मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं उसको भी स्टेबल करने में, उसको भी स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो क्रेडिट कंट्रोल इसलिए भी करते हैं कि हम मनी मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्टेबल कर सकें।
टू एलिमिनेट बिजनेस साइकिल्स को एलिमिनेट करने में भी क्रेडिट कंट्रोल का काफ़ी हद तक हाथ होता है, वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होती है। क्योंकि जैसे इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन दो इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस होती हैं, तो सब क्रेडिट की सप्लाई को आप कंट्रोल करके इन दोनों सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जब बूम कंडीशन होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बूम कंडीशन होगा आपका बिजनेस साइकिल का। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या होगा, इस वक्त लोग ज़्यादा उधार लेना चाहेंगे ना, बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहेंगे। तो बिजनेस का एक्सपेंशन होने वाला है इस टाइम पे, क्योंकि समय अच्छा चल रहा है बिजनेस के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगी, है ना, इन सब सिचुएशन से। क्योंकि इन्फ्लेशन का सिनेरियो हो जाएगा, और इन्फ्लेशन का सिनेरियो जैसे ही जाता है तो प्राइस में अपने आप राइज होना शुरू हो जाता है, प्राइसेस बढ़ना गुड्स की शुरू हो जाती है। और वैल्यू क्या होती है, प्राइस मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। वहीं इसके अपोजिट जब रिसेशन का सिचुएशन होता है तो क्रेडिट लेवल क्या होता है, बहुत कॉन्ट्रैक्शंस में होता है, मतलब बहुत कम होता है, प्रोडक्शन लो होती है, एम्प्लॉयमेंट भी लो होती है, प्राइसेस गिर रही होती हैं। तो क्रेडिट के जरिए सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं, इन सारी सिचुएशन से बाहर आ सकती हैं। मतलब क्या हुआ, बूम पीरियड में वो क्या करेंगी, फ्लो ऑफ क्रेडिट जो है उसको कम कर देंगी, रिड्यूस करेंगी। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बूम पीरियड है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है, जिसकी वजह से ही प्राइसेस बढ़ रही हैं, मनी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो वो क्रेडिट को ही क्या कर देंगी, रिड्यूस कर देंगी, कम क्रेडिट के फ्लो को रखेंगी। वहीं रिसेशन के टाइम पीरियड में वो क्या करेंगे, क्रेडिट को इंक्रीज कराएंगे, क्रेडिट फ्लो को बढ़ाएंगी। तो इस तरह से जब कंट्रोल करके कि जब सिचुएशन, जब ज़रूरत है, बूम का पीरियड है तो उसको क्रेडिट को रिड्यूस कर दिया जाए, जब रिसेशन का पीरियड है तो क्रेडिट को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि इस तरह के सिनेरियो से आप बाहर आ सके। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के सिनेरियो से बाहर आ सके, डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के सिनेरियो से आप बाहर आ सके। तो बिजनेस साइकिल को एलिमिनेट करने में भी क्रेडिट कंट्रोल बहुत हेल्पफुल होता है। क्रेडिट कंट्रोल इसलिए भी ज़रूरी है जिससे आपका इनकम मैक्सिमाइज हो, एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइज हो, आउटपुट जो है कंट्री का वो अच्छा हो। इन सब में आपका क्रेडिट कंट्रोल काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि जैसा सिनेरियो है, जैसा भी सिचुएशन इकोनॉमी का, उसके हिसाब से आप क्रेडिट के फ्लो को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जब जो भी, अब ये देखिए, बढ़ाना या घटाना, जब भी मैं बात कर रही हूँ ना कि क्रेडिट के फ्लो को बढ़ा देंगे, क्रेडिट के फ्लो को घटा देंगे, तो क्रेडिट का फ्लो तो बेसिकली कमर्शियल बैंक पे डिपेंड करता है। क्रेडिट क्रिएट कौन करा, कमर्शियल बैंक। लेकिन क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाने घटाने की जो टेक्निक है ना, कि कैसे वो ज़्यादा बढ़ा क्रेडिट देंगे, कैसे वो कम क्रेडिट देंगे, उनका क्रिएशन बढ़ाना या क्रिएशन कम करना, ये पावर किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। तो आरबीआई सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको कंट्रोल कर लेती है। और आपने देखा होगा कि कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करने के लिए सीआरआर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। मतलब जो क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। अगर वो कम रहता था तो क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होता था, अगर वो ज़्यादा होता था तो क्रेडिट क्रिएशन कम होता था। हमने लास्ट वीडियोस में उसको देखा हुआ है इसी के। तो ये होता था। इसका मतलब कि अगर आरबीआई को इस क्रेडिट क्रिएशन, इस क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना होगा तो वो इस तरह के रेट को, सीआरआर को, एसएलआर के रेट को क्या कर देगी, कम कर देगी। वहीं अगर उसे क्रेडिट फ्लो को कम करना होगा तो ये इन सारे रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी, है ना। तो कहीं ना कहीं इस टेक्निक से वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनकम जनरेट करानी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, कंट्री के आउटपुट को बढ़ाना है, तो उस हिसाब से क्रेडिट का फ्लो को इंक्रीज कर देगी, रेटों को डिक्रीज करके। अदर्स जो भी टेक्निक्स हैं, इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ है, इस क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स जिसे हम कहते हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उन्हीं को अडॉप्ट करके इस फ्लो को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करके इन सब पे प्रेशर डालती है। इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोल क्यों करती है, टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इकोनॉमी एट अ नॉर्मल एज वेल एज इमरजेंसी सिचुएशंस। तो इकोनॉमी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उसको कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। लाइक इमरजेंसी की सिचुएशंस है तो क्रेडिट के फ्लो को बढ़ा देगी। वहीं पे अगर इकोनॉमी की सिचुएशंस, इमरजेंसी की सिचुएशंस नहीं है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ्लो है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस वो हैं आपकी ओवरफ्लोड है, तो वहाँ पे कंट्रोल करके कम करके उसको संभाल लेगी। तो ये इकोनॉमी को पैसों की किस हिसाब से ज़रूरत है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो क्रेडिट फ्लो को बढ़ाएगी, नहीं ज़रूरत पड़ रही है, कम करना है तो उसको कंट्रोल कर लेगी। मतलब क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक की वजह से ना आप इकोनॉमी की सिचुएशंस को भी संभाल सकते हैं, उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो नॉर्मल सिचुएशन की हो, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन की हो। साथ ही साथ कंट्री की ग्रोथ में भी ये आपका क्रेडिट कंट्रोल बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अच्छी होती है, ना डिफ्लेशन की सिचुएशन अच्छी होती है।
तो उनके बीच में जो बैलेंस मेंटेन करना है ना, वो आप क्रेडिट कंट्रोल की टेक्निक के थ्रू कर सकते हैं। और जब भी आप इन दोनों में से किसी भी सिचुएशन में पहुँचे तो इन्हीं टेक्निक का इस्तेमाल करके उससे बाहर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से कंट्री की ग्रोथ की जाती है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, पर बेसिकली अगर कहा जाए ना तो क्रेडिट कंट्रोल का मेन ऑब्जेक्टिव 3 ही बनता है। एक, इंटरनल प्राइस लेवल को स्टेबल करना, दूसरा एक्सचेंज रेट को स्टेबल करना, और तीसरा बिजनेस साइकिल को एलिमिनेट करना। ये 3 मतलब स्टेबिलिटी इन बिजनेस साइकिल, उसमें स्टेबिलिटी लाना, ये 3 ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक के, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये क्रेडिट कंट्रोल करते कैसे हैं, मतलब बढ़ा दें या घटा दें, होगा कैसे। तो उसके लिए ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स, क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, या मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, या मॉनेटरी पॉलिसीज़, इन्हीं को हम कहते हैं। तो बेसिकली जो टेक्निक्स हैं ना वो 2 तरीके से, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हम जनरल मेथड भी कहते हैं और क्वालिटेटिव को हम सेलेक्टिव मेथड टेक्निक भी कहते हैं। तो क्वांटिटेटिव मतलब ऐसा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा इकोनॉमी पे, है ना, कम या ज़्यादा जो होना है ना वो डायरेक्टली दिखेगी, क्वांटिटी पे एग्जैक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके, तो उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसमें आते हैं बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR या SLR, जितने भी रेशियो हो गए। वहीं क्वालिटेटिव या सेलेक्टिव मेथड जो होता है हमारा, वहाँ पे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स, पब्लिसिटी, मॉरल सुएशन और डायरेक्ट एक्शन आती है, 7 आते हैं। तो अभी देखते हैं क्वालिटेटिव मेथड कहते किसको हैं। देखिए, नाम समझ में आ रहा है, जो क्वांटिटी पे कंट्रोल करेगा, है ना। तो यहाँ पे इस मेथड का पूरा एम क्या होता है, जो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट है ना, मतलब क्वांटिटी क्रेडिट की, उसको कंट्रोल करना। आप कमर्शियल बैंक्स जो क्रेडिट क्रिएट किए हैं उसका जो वॉल्यूम है, ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट किया गया है या कम क्रिएट किया गया है, जो भी है, जो वॉल्यूम है उसका ना, कम या ज़्यादा जो भी हो, उसको कंट्रोल करना। अगर कम है तो उसको ज़्यादा करना, ज़्यादा है तो उसको कम करना। तो उसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है, आपका क्वालिटेटिव मेथड टेक्निक्स कहलाते हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो भी बैंक ने क्रेडिट क्रिएट किया है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करता है, मींस इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से उसको एडजस्ट करता है, कम या ज़्यादा एडजस्ट करता है। तो इस मेथड के अंदर हमारी कितने इंक्लूड्स है, मेनली 4, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और SLR। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर RBI को क्रेडिट को कंट्रोल करना है और वो टेक्निक जो अडॉप्ट करने वाली है, वो टेक्निक कौन सी है, क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक का क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा देखा जा सकता है कि अगर उसने रेट में कोई भी वेरिएशन की, रेट में कोई भी चेंज की, तो उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा क्रेडिट वॉल्यूम पे दिखाई देता है। तो ये सारे के सारे इसीलिए क्वांटिटेटिव मेथड कहते हैं, सीधा क्वांटिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब RBI इस मेथड को अडॉप्ट करती है तो उसके लिए वो इस तरह, ये जो 4 ऑप्शंस हमारे सामने, इनके रेट्स में चेंजेस करती है, मींस इन रेट में चेंज करके वो क्रेडिट वॉल्यूम को कंट्रोल करती है, ठीक। तो अब हम देखते हैं कि ये अलग अलग बैंक रेट क्या होता है, ओपन मार्केट क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, और इनके थ्रू कैसे क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है, मतलब कब बढ़ाया जाता है और कब कम किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसको, बैंक रेट पॉलिसी को। बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, इस पॉलिसी को हम डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी कहते हैं, और ये वो रेट होता है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक क्या करती है, मींस RBI क्या करती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड अप्रूव्ड फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज़। मींस जब भी आप बीइंग एन पर्सन कस्टमर, आप अपनी बैंक से लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको सिक्योरिटीज़ रखनी पड़ती हैं एंड देन आपको लोन अप्रूव होता है। तो इसी तरीके से जब इन कमर्शियल बैंक्स को लोन चाहिए होता है तो वो किसके पास जाते हैं, RBI के पास। इसीलिए तो RBI का एक फंक्शन होता है कि ये बैंकों की बैंक है ना। तो जैसे बैंक हमारे लिए जो काम करती है वही इन बैंकों के लिए, कमर्शियल बैंक्स के लिए कौन करता है, RBI करती है। तो जब इन बैंकों को पैसों की नीड होती है, उनको लोन चाहिए होता है, तो वो किसके पास पहुँचते हैं, RBI के पास पहुँचते हैं। तो RBI जिस रेट पे इन कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इन बैंकों को भी अपनी सिक्योरिटीज़ रखनी होगी, तो फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ रखेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखेंगे, उनके बदले RBI इनको लोन देगी। तो जिस रेट पे लोन देती है, मीन्स जितना इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज करती है, जो पैरेलल इंटरेस्ट कह लो या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं,
ठीक है। तो रिजर्व बैंक क्या करती है, दो तरीके से बैंक रेट जब पॉलिसी अडॉप्ट करती है, मींस बैंक रेट जो लोन इन लोगों को देती है कमर्शियल बैंक्स को, उस रेट में जो चेंजेस करना है ना, रेट ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहे या कम रहे, तो उसके दो तरीके अडॉप्ट करती है, या तो वो चीप मॉनेटरी पॉलिसी लेती है या तो डियर मॉनेटरी पॉलिसी लेती है, राइट। तो एक बात क्लियर हो गई कि बैंक रेट वो रेट हो गया जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी, ठीक है, इस इंटरेस्ट रेट पे लोन देगी। अब ये चीप भी हो सकती है और डियर भी हो सकती है। चीप मॉनेटरी पॉलिसी कब अडॉप्ट करेगी बैंक, तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या हो जाता है कि जब आरबीआई क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज कर देती है। मतलब कि कमर्शियल बैंक्स लोन लेने आ रहे हैं आरबीआई के पास, और आरबीआई ने बोला कि आप लोन ले लो, मैं आपको 5% के इंटरेस्ट पे लोन दे देंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ 5 है, तो हम मानते हैं कि 5% कम इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे इस तरह की पॉलिसी को क्या कहेंगे, चीप मॉनेटरी, सस्ती है ना, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल गया, कमर्शियल बैंक्स को लोन मिल गया। इससे क्या होगा, जब कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स ईजिली आरबीआई से लोन ले लेंगी, उससे उनके पास फंड क्रिएट होगा तो वही वो लोन क्रिएट कर देंगी, मतलब वो पब्लिक को ज़्यादा लोन देंगी, उनके पास कैश ज़्यादा होगा तो वो पब्लिक को लोन बांटेंगे, जिससे कि उनको इनकम हो, पब्लिक को लोन लेंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट उनको देगी, वो इंटरेस्ट उनकी इनकम बन जाएगी कमर्शियल बैंक्स की। तो जब उनके पास ईजिली पैसा आएगा कमर्शियल बैंक के पास, तो वो अच्छे से लोन को क्रिएट करेंगी। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब आरबीआई बैंक रेट को डिक्रीज कर देगी, तो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट जो कंट्री में है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा ईजिली मिल जाएगा। कमर्शियल बैंक्स को कम इंटरेस्ट रेट पे अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि पैसा लेके हम जल्दी से उससे बिजनेस करें। तो बैंकों का बिजनेस क्या है, बैंकों का बिजनेस है लोन बांटना। डिपॉजिट तो उनके लिए लाइबिलिटी बन जाती है, लेकिन जो वो लोन देते हैं ना, वो उनके लिए एसेट्स होती है बैंकों के लिए, क्योंकि लोन से उनको इंटरेस्ट की इनकम आती है बैंकों को, है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करेंगी। तो इस वक्त क्रेडिट ज़्यादा क्रिएट होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक रेट का डिक्रीज होना, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट डिक्रीज हो गया, उधार पाने का जो खर्चा है ना वो कम हो गया। जब बैंक को कमर्शियल बैंक्स को कम रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कम रेट के इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो वो जो पब्लिक को भी इंटरेस्ट बांटेंगी तो वो कम रेट पे ही देंगी, क्योंकि उनको जो फंड मिला है वो कम कॉस्ट पे मिला है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो भी मार्केट में उसे कम कॉस्ट पे ही देंगी। तो उससे क्या हो जाता है, उससे ईजिली फंड कंट्री में रेगुलेट हो रहा होता है। तो इस वक्त क्या होता है, इंटरेस्ट रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है, जो कस्टमर को इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है लोन पे वो भी डिक्रीज़ कर जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा कि क्रेडिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगी, जो बैंक रेट है उसको कम कर देगी, बैंक रेट कम कर देगी, जिससे कॉस्ट क्रेडिट की कम हो गई, तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो कस्टमर ज़्यादा लोन लेंगे, जब कस्टमर ज़्यादा लोन लेंगे तो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ऐसा करना कब अच्छा होगा, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? भाई इन्फ्लेशन में तो ऑलरेडी बहुत पैसा मार्केट में रहता है, डिफ्लेशन की सिचुएशन में कम पैसा मार्केट में रहता है। तो इसका मतलब चीप मॉनेटरी पॉलिसी किस वक्त अच्छी होगी, जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी, जब मार्केट में पैसा डालना है, बढ़ाना होगा, इंजेक्ट करना होगा, उस सिनेरियो में चीप मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी होगी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डियर मॉनेटरी पॉलिसी। तो डियर में तो समझिए अच्छा लग रहा हो बहुत चीज़ें, तो ऑब्वियसली तो महंगी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो डियर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब निकलेगा कि इस वक्त आरबीआई क्या करेगी, बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगी। मतलब कॉमर्शियल बैंक्स को अगर आरबीआई से लोन लेना है तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे पहले 5% देना था, अभी हम कर देते हैं, आरबीआई कह रही है 15% पे आपको लोन मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक्स लोन लेना कम कर देंगी। जब कमर्शियल बैंक लोन लेना कम कर देंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है, वो कस्टमर को भी कम लोन देंगी। कम लोन देने का मतलब क्या हो गया कि उनको उस लोन को, जो पैसा उन्होंने आरबीआई से पाया है ना, वो बहुत ज़्यादा रेट पे पाया है, मतलब उसकी कॉस्ट जो है, क्रेडिट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो वो इंटरेस्ट रेट को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। जब कस्टमर को पैसा देंगी, लोन देंगी, तो वो भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगी। ऐसे सिचुएशन में कस्टमर जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहेगा लोन पे, तो लोन लेने कम आएंगी। इसका मतलब डियर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो जाएगा कि बैंक रेट क्या हो गया, इंक्रीज़ कर देंगे। जब बैंक रेट इंक्रीज़ करेंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट है हमारी कंट्री में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि कस्टमर्स बैंकों से कम लोन लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और कस्टमर्स को बैंकों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों पे करना पड़ रहा है, क्योंकि बैंकों को वो पैसे पाने के लिए आरबीआई को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इसीलिए वो भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट की जो क्वांटिटी है वो क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी।
तो इंक्रीज डीयर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हो गया, बैंक रेट इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, लोन लेने का जो खर्चा है मतलब इंटरेस्ट, वो इंक्रीज कर जाएगा जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक्स कस्टमर्स को भी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगी। ऐसे सिनेरियो में कस्टमर्स पब्लिक बैंकों से लोन लेने कम आएंगे, तो क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो दैट इज़ व्हाट डीयर मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये अब आपके लिए कब अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई यही चाहेगी कि पैसे का फ्लो ज़्यादा ना बढ़ने पाए, तो उसके लिए वो क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेगी, उनको ही पैसे हाई इंटरेस्ट रेट पे देगी जिसकी वजह से वो भी पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे ही पैसे दे पाएँ। और ऐसे सिनेरियो में पब्लिक ऑलरेडी पैसा नहीं लेगी क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट बैंक को देना पड़ेगा। आपको पता है कि आपको 1 लाख रुपया 5% में मिलता है, वहीं 1 लाख रुपया आपको 20% पे मिल रहा है, तो आप 20% के सिनेरियो में लेना नहीं चाहेंगे ना कि भाई 1 लाख लो और 20% इनको इंटरेस्ट ही दे दो, तो आप बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। वहीं 5% रहेगा तो आप लोन लेने पहुंच जाएंगे, कम पैसा देना है, चलो 1 लाख आ गया, हम काम कर सकते हैं अपना। तो ये इनका बैंक रेट पॉलिसी हो गया। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिनेरियो को देखते हुए चीप या डियर मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अडॉप्ट कर लेगी। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्या उनका इंस्ट्रूमेंट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का। इसके थ्रू भी आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। कैसे, इसमें क्या करती है आरबीआई, जो सिक्योरिटीज़ हैं मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हो गई या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सिक्योरिटीज़ हो गई, उनके बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, उनके बॉन्ड्स हो गए, उसको क्या करती है, सेल या परचेज करती है। ठीक है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल या परचेज करके क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। अब सेल कब करेगी और परचेज कब करेगी, ये बात डिपेंड करेगी इकोनॉमिक की सिचुएशन पे कि उसको क्या करना है, इकोनॉमी में पैसे बढ़ाने हैं या पैसे कम करने हैं। तो जो भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से वो सेल या परचेज की टेक्निक अडॉप्ट करेगी। पर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहता है कि आरबीआई सेल या परचेज करेगी ये आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह को। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस सेल या परचेज के थ्रू वो क्या करती है, कमर्शियल बैंक के हैंड से जो कैश है, मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है उनका, उस पैसे को कम या ज़्यादा करेंगे। कैसे कम या ज़्यादा करेंगी, अगर सोचिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन चल रहा है। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन समझिए, इस वक्त इकॉनमी में बहुत पैसा फैला है, क्वांटिटी मनी की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मनी, वो बहुत ज़्यादा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई को क्या करना चाहिए, इस ज़्यादा पैसे को खींचना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए, मतलब इस पैसे को कम करना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी क्या है कि कमर्शियल बैंक्स के पास ज़्यादा पैसे हैं, कैश ज़्यादा है, उनके कैश को किसी तरीके से कम कर दो। तो कम कैसे किया जा सकता है, उनसे पैसा लेके, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन डिफ्लेशन प्रेशर दोनों में हम इस चीज़ को समझेंगे। तो इन्फ्लेशन प्रेशर में जो मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे वो क्या करेगी, सेंट्रल बैंक सेल करना शुरू कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। कैसे, अब जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी तो कमर्शियल बैंक उसको परचेज करेंगे। अगर वो परचेज करेंगे तो उनको पैसा किसको देना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा। तो उनके हाथ में जो एक्स्ट्रा कैश है ना, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई सेल कर रही है। तो कोई भी चीज़ जब सेल करते तो पैसा मिलता है ना। हम बेच रहे हैं कोई भी चीज़, मान लीजिए हम कोई बुक सेल कर रहे हैं, तो जब हम बुक सेल करेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा, बुक जाएगा, है ना। तो आरबीआई जब यही सिक्योरिटीज़ कमर्शियल बैंक को सेल करती हैं तो कमर्शियल बैंक के पास जो कैश पड़ा हुआ है ना, वो किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। तो इससे जो मार्केट में फैला हुआ कैश है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो बैंक ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व टू सेंट्रल बैंक एज अ पेमेंट ऑफ दी सिक्योरिटीज़। उसको परचेज करना है तो उसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करेगी तो उनके पास जो कैश का रिजर्व पड़ा हुआ है, ये सीआरआर वाला कैश रिजर्व नहीं है, ये उनका अपना कैश है जो वो संभाल के रखे हैं, उसको वो क्या करेगी, आरबीआई को ट्रांसफ़र कर देगी। इससे क्या हो जाएगा, उनके हाथ में कैश की शॉर्टेज होगी। जब उनके हाथ में कैश की शॉर्टेज होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो उनकी क्रेडिट को क्रिएट करने की पावर है ना, वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में इस तरीके से सिक्योरिटीज़ को सेल करके आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को डिक्रीज करेगी। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा। तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन मतलब पैसा डालना है मार्केट में, कंट्री में पैसा और इंजेक्ट करना है ना, क्योंकि डिफ्लेशन है, पैसे नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है मनी की, तो वो कम है ना, क्वांटिटी मनी की कम है, तो हमें उसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें परचेज करना चाहिए, है ना। तो आरबीआई क्या करना शुरू करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक से परचेज करेगी। तो जब आप बोलेगी कमर्शियल बैंक से कि आप अपनी सिक्योरिटीज़ हमें दे दीजिए, आरबीआई बोल रही है हमें दे दीजिए, हम परचेज करेंगे,
तो जब वो परचेज़ करेगी तो कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज़ आरबीआई को देंगी, और आरबीआई उसको खरीद रही है, इसलिए पैसा किसको दे देगी? कमर्शियल बैंक को। तो कमर्शियल बैंक के हैंड में क्या क्रिएट होगा? कैश रिजर्व उनके हाथ पे इंक्रीज़ होगा, और जब कैश इंक्रीज़ होगा तो उनकी क्रेडिट को क्रिएट करने की पावर बढ़ जाएगी। उनके पास कैश ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लोन सैंक्शन करेंगे तो मार्केट में क्रेडिट क्रिएट होगा। तो डिफ्लेशनरी सिचुएशन में क्रेडिट को क्रिएट करना है। क्रेडिट को क्रिएट करने के लिए क्या ज़रूरी है? पैसा देना। पैसा तभी देंगे जब ये क्या करेंगे? ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू सिक्योरिटीज़ को परचेज करेंगे। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज करके क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल कर रही है। जब उसको क्रेडिट जो फ्लो है उसको डिक्रीज़ करना है, क्रेडिट क्रिएशन की पावर को डिक्रीज़ करना है, तो वो क्या करना शुरू कर देगी? आपका वो सेल करना शुरू कर देगी। वहीं जब उन्हें क्रेडिट की पावर को इंक्रीज़ करना है, क्रेडिट क्रिएशन की पावर को इंक्रीज़ करना है, तो वो क्या करेंगी? सिक्योरिटीज़ को परचेज करना शुरू कर देंगी, राइट। तो दिस वेपन इज़ यूज टू फुलफिल द सीजनल क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो जो सीजनल कमर्शियल बैंक्स की रिक्वायरमेंट आती है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वेपन्स होता है कि इस वक्त जैसे हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट होता है ना कि भाई ये सीज़न ऐसा है कि जिस सीज़न में फेस्टिवल सीज़न है, इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा क्रैकर्स बनाने हैं, या टेक्सटाइल्स में ज़्यादा काम होने वाला शादियों का सीज़न है, इस वक्त ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कमर्शियल बैंक्स को इस वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मार्केट में पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में आरबीआई क्या करना शुरू करेगी? फटाफट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना शुरू कर देगी, तो उससे पैसे का फ्लो उनके पास बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से सीजनल रिक्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या होता है? तो आपकी लॉ के हिसाब से जो आपका एक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि सभी कमर्शियल बैंक्स को क्या करना होता है? आरबीआई के पास अपनी टोटल डिपॉजिट, मतलब उसे बोलते हैं नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़, NTDL, है ना, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़। तो इस NTDL का कुछ परसेंटेज कैश निकाल के, कुछ परसेंटेज जैसे बोल दिया गया 5%, तो 5% उस NTDL का टोटल अमाउंट देखिए, उसका 5% निकालिए, जितना अमाउंट बनता है उतना कैश उठा के किसको देना पड़ेगा? आरबीआई को देना पड़ेगा। तो ये कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है, अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन अ फॉर्म ऑफ कैश, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो जब आरबीआई को क्या करना है? जब क्रेडिट को क्रिएट करना है तो सीआरआर की पावर को क्या कर देना होगा? डिक्रीज़ कर देना होगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद हो क्रेडिट क्रिएशन, कमर्शियल बैंक्स का क्रेडिट क्रिएशन जब हमने देखा था लास्ट वीडियो, मतलब अर्लियर वीडियोज़ में हमने इसको डिस्कस किया है, तो हमने देखा था कि क्रेडिट क्रिएट करने की पावर जो है वो प्राइमरी डिपॉजिट पे डिपेंड करती है और सीआरआर पे। तो अगर सीआरआर का रेट कम रहता है तो वो ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाती है, और अगर सीआरआर का रेट ज़्यादा हो जाता है तो क्रेडिट क्रिएट करना कम होता है। कैसे कम होगा? आप सिंपल समझिएगा। मान लीजिए मैं कमर्शियल बैंक से, मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और आरबीआई ने कहा कि आपको अपने 1 लाख रुपए में से 10% क्या रखना है? कैश का रिजर्व करके मुझे दे दीजिए, है ना। तो मैंने 1 लाख रुपए में से 10% निकाल लिया, है ना। 1 लाख का हमने 10% निकाला तो हमारा कितना हो जाएगा? आपका 10,000 रुपये हो गए। अब ये 10,000 रुपये हमने क्या कर दिया? उठा के किसको दे दिया? आरबीआई को दे दिया। कैश 1 लाख के कैश में से 10,000 का कैश उठा के आरबीआई को दे दिया। मेरे पास कितना बचा? 90,000 बचे। अब मैं 90,000 से ही तो क्रेडिट क्रिएट करूँगी, मतलब 90,000 से ही तो लोन सैंक्शन करूँगी, है ना। अब अगर वहीं मैंने गवर्नमेंट, मतलब आरबीआई ने बोल दिया कि इसी रेट को 5% कर दीजिए, अब ऐसे सिनेरियो में क्या हो जाएगा? मुझे सिर्फ 5,000 रुपये क्या करने पड़ेंगे? आरबीआई को देने पड़ेंगे। मेरे पास कितने बचे? 95,000। अब मैं 95,000 से क्रेडिट क्रिएट कर पाऊंगी। इसका मतलब अगर सीआरआर का रेट कम था 5%, तो मेरे पास 95,000 बच रहे थे। क्रेडिट क्रिएट करने की पावर मेरे पास ज़्यादा थी। अगर रेट बढ़ गया, मतलब 10% हो गया, तो मेरे पास सिर्फ 90,000 बचे। मेरी क्रेडिट क्रिएट करने की पावर कम हो गई। तो सीआरआर के रेट को इंक्रीज करके क्रेडिट क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है कमर्शियल बैंक की, उसको डिक्रीज़ किया जाता है, और सीआरआर रेट को डिक्रीज़ करके उसको इंक्रीज़ किया जाता है। और ऑब्वियसली बात है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के सिनेरियो में समझ लीजिए, अगर इन्फ्लेशन है तो पैसे को कम करना है। जब पैसे को कम करना है तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को क्या करना है? डिक्रीज़ करना है। इसके लिए सीआरआर के रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर डिफ्लेशन है तो उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की पावर को बढ़ाना है, तो इसका मतलब सीआरआर रेट को क्या करना होगा? डिक्रीज़ करना होगा।
तो सीआरआर का जो रेट होता है वो रूल के अकॉर्डिंग 3% से 15% के बीच में ही होता है। और ये जो कौन डिसाइड करता है, आपकी आरबीआई डिसाइड करती है। तो ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कैश में ये जो रिजर्व रखना है ना, ये आरबीआई क्या करती है, इस तरीके से मेंटेन करती है कि कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएट करने की पावर है ना, उसको वो ज़रूरत के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर ले या कर्टेल कर ले। मीन्स अगर ज़रूरत है तो इस तरह से इस रेट को चेंज किया जाए कि फिर क्रेडिट की पावर बढ़ जाए, और अगर मुझे कम करनी तो आपकी सीआरआर के रेट को इस तरह से चेंज किया जाए कि आपकी क्रेडिट करने की पावर कर्टेल हो जाए, कम हो जाए। तो ये आपका कैश रिजर्व रेशियो हो गया। अगर मैं बात करूँ 4 Feb 2023 के हिसाब से, मतलब अभी रिसेंट की बात करूँ 2023 के हिसाब से अगर बात कर रही हूँ फरवरी में, तो सीआरआर का जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, 4.50 चल रहा है। ठीक है, 4.50%। मतलब सारी कमर्शियल बैंक्स को अपने एनटीडीएल का, नेट टाइम डिमांड लाइबिलिटीज़ का 4.5% कैश निकाल के किसको देना है, आरबीआई को सबमिट करना है। याद रखिएगा, सीआरआर जो मेंटेन किया जाता है उस पर कोई आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देती है कि आपको कैश रिजर्व रख रहे हैं तो चलिए इस पर इंटरेस्ट भी आपको आरबीआई देगी, नहीं। ये सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको इतना पैसा मेंटेन करके आरबीआई के पास रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसएलआर। एसएलआर क्या होगी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर क्या कहता है, ये एक मिनिमम परसेंटेज होता है डिपॉजिट, इसमें क्या करना होता है, एक मिनिमम परसेंट जो आप कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट का होता है ना, उसका लिक्विड फॉर्म में रखना है आरबीआई के पास। जैसे सीआरआर में सिर्फ कैश के फॉर्म में रखना था, यहाँ पे वो जो जितना परसेंट भी रखने के लिए बोला जाएगा ना, वो मिला जुला रहेगा। मतलब उसमें कुछ पोर्शन कैश रहेगा, कुछ पोर्शन गोल्ड रहेगा और कुछ पोर्शन अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ के रहते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसी सिक्योरिटीज जो बिल्कुल फ्री हो, किसी चीज़ से बायस्ड नहीं हो, मतलब उन पर कोई चार्ज क्रिएट ना हो, अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ हो। तो इन तीनों को मिला के जो आपका एसएलआर है वो मेंटेन किया जाता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब लॉ के हिसाब से आपको कुछ पोर्शन रिजर्व करके रखना है आरबीआई के पास, लेकिन जो रिजर्व करके रख रहे हैं ना, वो कैश फॉर्म में नहीं रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। मतलब कुछ तो कैश रहेगा, कुछ तो आपका गोल्ड रहेगा, कुछ तो आपका सिक्योरिटीज़ रहेगा। सपोज करिए मुझे 1 लाख का एसएलआर मेंटेन करना है, तो 1 लाख रुपया कैश निकाल के नहीं रखना होगा। 1 लाख में कुछ का कैश रख दें, कुछ हम गोल्ड रख दें, कुछ सिक्योरिटीज़, तीनों की टोटल वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए। इस हिसाब से एसएलआर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर नॉट रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट विद द बैंक देमसेल्व्स। सीआरआर के साथ क्या है कि सीआरआर को आरबीआई के पास रखना होता है, लेकिन एसएलआर को आरबीआई के पास रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बैंक्स खुद के पास भी संभाल के रख सकती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सीआरआर एनटीडीएल पे चार्ज होती है, जबकि ये टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज़ पे चार्ज की जाती है। एसएलआर को भी कौन फिक्स करता है, आपका आरबीआई फिक्स करता है। और ये एसएलआर भी क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी को अफेक्ट करती है। बिल्कुल जैसे सीआरआर अफेक्ट करती है ना, सेम सीआरआर अगर बढ़ाया गया, इसका मतलब उनकी क्रेडिट क्रिएट करने की पावर को कम करना चाह रही है आरबीआई, है ना, कंट्रोल करना चाह रही है। तो उसी तरीके से एसएलआर को भी बढ़ा देगी। तो सीआरआर और एसएलआर सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव मेथड हो गया, जिसको अडॉप्ट करके आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, एसएलआर का रेट बता दूँ, एसएलआर का रेट इस वक्त 18% है, राइट। तो एसएलआर का रेट कितना हो गया, 18% अभी करंट में 2023 में चल रहा है, और ये टाइमली चेंज होता रहता है। ये क्वालिटेटिव मेथड बेसिकली क्या होता है, तो क्वालिटेटिव मेथड में आरबीआई फोकस करती है क्वालिटेटिव, मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव भी सीधा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे जो आरबीआई है ना, क्रेडिट की जो सप्लाई है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करेगी अकॉर्डिंग टू द यूजर्स एंड द यूजेस। मीन्स जो कस्टमर्स हैं, जो कंट्री में वर्क पब्लिक अपना लोन ले रही है, क्रेडिट जिन पे क्रिएट किया जा रहा है, वो लोग उन लोगों पे और उनके जिस पर्पस पे वो ले रहे हैं ना लोन, उस पे उनको रेगुलेट करके क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट इज़ नॉट यूज फॉर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी। यहाँ पे अमाउंट्स पे वर्क नहीं हो रहा है, क्वांटिटी पे, बल्कि सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि पर्टिकुलरली सेक्टर को हमें डेवलप करना है, पर्टिकुलर सेक्टर से हमें मनी के फ्लो को कम करना है। तो उस हिसाब से इस पर सीलिंग लिमिट्स वगैरह लगा के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो जब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेथड की, तो प्रैक्टिकली क्वालिटेटिव मेथड का जो यूज़ होता है ना, वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई करती है।
तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्वालिटेटिव मेथड में, तो वर्क जो किया जाता है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखता है, इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। और वो क्वालिटेटिव में वर्क करती है। क्वालिटी मतलब क्वालिटी की बात कर रही हूँ, क्वालिटेटिव की बात करूँ, इसका मतलब समझिएगा कि ऐसा नहीं आरबीआई करने वाली कि सीधा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कम कर दे, जैसा कि वो आपकी क्वांटिटी मेथड में करती थी। क्वांटिटेटिव में यहाँ पे ना सेक्टर आइडेंटिफाई करती है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करती है। इस पर्पस के लिए लोन बढ़ाया जाए तो उसके लिए रिलैक्सेशन दे देगी, इस पर्पस के लिए लोन को कट डाउन करना है, या इस सेक्टर को डेवलप करना है ना, या कमर्शियल बैंक को एडवाइस करके उनकी रेगुलेटरी प्रोविजंस में चेंजेस करके इस हिसाब से इस क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है आरबीआई। तो इसलिए इस मेथड को क्वालिटेटिव मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई का फोकस क्या होता है कि जो भी नॉन एसेंशियल पर्पस के लिए क्रेडिट का फ्लो बढ़ा हुआ है, मतलब लोग, इन्फ्लेशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिसको ज़रूरत है, मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब सबके पास पैसे हैं, लोन ईजिली मिल रहा है, जो जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं भी है उनके लिए भी लोन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे उस सेक्टर को, उन यूजर्स को, उन पर्पस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको कट करने की कोशिश की जाती है। तो ये इसको करने के लिए वो बेसिकली कौन कौन से तरीके अडॉप्ट कर सकती है आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, क्वालिटेटिव मेथड के अंदर ये डिफरेंट टेक्निक्स है जिनको अडॉप्ट करती है। जैसे रैशनिंग ऑफ क्रेडिट करना है ना, और रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में भी दो चीज़ें कर सकती है, या तो वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग लगाएंगी या वेरिएबल कैपिटल एसेट्स रेशियो पे करती है। इन दोनों तरीक़ों से वो क्रेडिट को रैशन करती है, मतलब उसकी सीलिंग लिमिट फिक्स करती हैं। नेक्स्ट, फिक्सेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसको फिक्स करके करती हैं, कंज्यूमर के क्रेडिट को रेगुलेट करती हैं, है ना, कंट्रोल थ्रू डायरेक्शंस दे के आपका नोटिस दे के आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं क्रेडिट क्रिएशन को, पब्लिसिटी करके, मॉरल सुएशन करके और डायरेक्ट एक्शंस। इन 7 मेथड्स के थ्रू, जिनको हम सेलेक्टिव मेथड भी कहते हैं, इनके थ्रू आरबीआई आपकी क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करती है ना, इकॉनमी के क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करती है। तो एक एक करके समझते हैं। जैसे बात करते हैं रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की। तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? रैशनिंग का मतलब होता है लिमिट लगाना, है ना, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जिसे हम बोल देते हैं। तो आरबीआई क्या करती है, मैक्सिमम सीलिंग लिमिट लगा देती है कि अब इसके ऊपर नहीं, तो मतलब लोन एंड एडवांसेस के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है कि इतना ही लोन जाएगा, इतना ही एडवांस आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा आप एडवांस नहीं दे सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दे रही है। तो यहाँ कुछ केसेस में आरबीआई क्या करती है, स्पेसिफिक कैटेगरी के लोन और एडवांसेस के लिए मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है। कि जैसे समझिए हाउसिंग लोन है, इसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि इतने तक का ही हाउसिंग लोन मिलेगा, या हाउसिंग के लिए टोटल इतना ही लोन सैंक्शन किया जा सकता है। इसी तरह मतलब स्पेसिफिक कैटेगरीज के जो लोन हैं उनके लिए सेलिंग लिमिट फिक्स कर देती है। अब इसमें 2 तरीके होते हैं, एक पोर्टफोलियो, वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग। इस सिचुएशन में क्या करेगी आरबीआई, यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, जो अमाउंट ऑफ लोन है ना वो हर बैंक के लिए फिक्स कर देती है, मतलब टोटल क्वांटिटी कि इतने तक का लोन सैंक्शन हो सकता है, अमाउंट ऑफ लोन की मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर देती है। और आरबीआई जैसे कमर्शियल बैंक्स को कह देती है कि इस लिमिट के बियॉन्ड आप जो है लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो मतलब पोर्टफोलियो पे लिमिट लगा देना कि जैसे ये रिटेल सेक्टर के लोन हैं, है ना, तो इसके लिए मैक्सिमम लिमिट इतनी है, रिटेल सेक्टर को इतने तक का ही लोन सैंक्शन होगा। अब इतने में आप कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, कस्टमर डी जिसको भी देना दीजिए, पर ये मैक्सिमम लोन की लिमिट है, इसके बियॉन्ड जाके आप लोन सैंक्शन नहीं कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो जाता है। दूसरा होता है वेरिएबल कैपिटल एसेट्स रेशियो का। इसमें आरबीआई क्या करती है, बैंकों की जो कैपिटल है ना वो और उनके टोटल एसेट्स उसका रेशियो फिक्स कर देती है। देखिए बैंक का एसेट्स क्या होता है, बैंक की जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनकी एसेट्स क्या है, उनकी एसेट्स से उनके लोन जो वो पब्लिक को लोन देती हैं वो उनकी एसेट्स होती है, और जो वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है वो उनकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि पब्लिक का डिपॉजिट उनको वापस करना है। और जबकि जो उन्होंने लोन दिया है ना वो पब्लिक उन्हें वापस करेगी, क्योंकि लोन उनका अपना पैसा हो गया। तो आरबीआई क्या करती है, इनके एसेट्स पे मतलब इनके लोन पे और इनके कैपिटल का रेशियो फिक्स कर देती है कि अगर पर्टिकुलरली आपका इतना कैपिटल है तो आप इतने कैपिटल पे इतने का एसेट्स क्रिएट कर पाएंगे।
तो इस तरीके से भी बैंकों की सीलिंग लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि मैक्सिमम लोन इतने का सैंक्शन करेगी। तो इस तरह से क्या हो गया, उनके क्रेडिट का जो फ्लो है ना, मतलब उनके क्रेडिट क्रिएट करने की जो पावर है उसको कंट्रोल कर लिया गया कि हम आपको बता दे रहे कि आप इससे ज़्यादा का लोन सैंक्शन नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोन के लिए इतना ही अमाउंट मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लोन नहीं जा सकता है, या आपका इतना कैपिटल है तो आप इस कैपिटल पे इतने तक का ही लोन क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैक्सिमम लिमिट, मतलब आपके लोन की रैशनिंग करके उस पर लिमिट लगा के आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मेथड है फिक्सेशन ऑफ मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है ना उसको फिक्स कर देती है। अब मार्जिन की रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, देखिए जब भी आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक क्या कहती है कि आप पहले सिक्योरिटी हमें दो एंड देन हम आपको लोन देंगे। जो आप सिक्योरिटी बैंक को देते हैं ना, उस सिक्योरिटी की वैल्यू का टोटल लोन आपको नहीं मिलता। मान लीजिए मुझे 10 लाख का लोन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिक्योरिटी 10 लाख की दे दी तो मुझे 10 लाख का लोन मिल जाएगा, नहीं, जितनी की मैं सिक्योरिटी दूंगी ना उससे कम का लोन मुझे मिलता है ना। क्योंकि आरबीआई कहती क्या है कि कमर्शियल बैंक्स को मार्जिन रखना है, एक मार्जिन होता है ना, डिफरेंस, कि उनके पास सिक्योरिटी कितना है और वो कितना लोन सैंक्शन कर रहे हैं, दोनों अमाउंट के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। कभी भी जितनी सिक्योरिटी है उतना पूरा का पूरा लोन सैंक्शन आप नहीं कर सकते। तो कमर्शियल बैंक्स जितनी भी सिक्योरिटी रखती है ना उतना फुल अमाउंट लोन में नहीं दे सकती है। तो लोन का जो अमाउंट होता है ना वो हमेशा सिक्योरिटी की जो वैल्यू होती है उससे क्या होता है, कम होता है, और इसी को हम कहते हैं बेसिकली मार्जिन। जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है ना और जो आपका लोन अमाउंट है उसके डिफरेंस को ही हम क्या कह देते हैं, मार्जिन कहते हैं। और ये मार्जिन बेसिकली क्या है, आप जो कमर्शियल बैंक है उनका सेफ्टी है कि कल को अगर आपका कस्टमर लोन रिपे नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो सिक्योरिटी आपके पास रखी है ना वो इतनी ज़्यादा हो कि आप लोन प्लस इंटरेस्ट के अमाउंट को कवर कर पाए, है ना। तो इसी वजह से सिक्योरिटी में मार्जिन सेट किया जाता है। तो आरबीआई क्या करती है, इस मार्जिन को फिक्स कर देती है। फॉर एग्जांपल जैसे आरबीआई ने कह दिया कि 25% का मार्जिन रखना है आपको, तो अगर कोई कस्टमर मेरे पास आया, मैं एक कमर्शियल बैंक हूँ, कोई कस्टमर मेरे पास आया, उसने 1 लाख की सिक्योरिटी दी तो मैं उसे 75,000 का ही लोन सैंक्शन करूँगी, 25% की मार्जिन रख दी। अब अगर इन्फ्लेशन का सिनेरियो है और मुझे ये क्रेडिट क्रिएट जो कर रही है बैंक, जो 75,000 का लोन दे रही है ना, मुझे इसको कम करना है, क्रेडिट क्रिएट करने की जो उनकी पावर है उसको कम करना है, तो मैं क्या करूँगी, इनके मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दूँगी। अब आरबीआई ने क्या कह दिया कमर्शियल बैंक से, 25% नहीं, आप 40% का मार्जिन रखिए। तो अब क्या होगा, जब मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास वो कस्टमर आया, 1 लाख का सिक्योरिटी रखा, तो मैंने उसको क्या बोला कि अब आपको 1 लाख में 75,000 का लोन नहीं, अब 1 लाख में आपको 60,000 का लोन मिलेगा। सिर्फ 1 लाख की सिक्योरिटी रख रहे हैं तो 60,000 का लोन मिलेगा। 40% तो मैंने अपने पास मार्जिन सेफ्टी के फॉर्म में रखा है। 1 लाख की सिक्योरिटी, 60,000 का लोन, है ना। ये मार्जिन जो हमने रखा है ना, इसकी लिमिट को फिक्स करती है आरबीआई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको क्या करना है, क्रेडिट क्रिएशन की जो पावर है कमर्शियल बैंक्स की उसको कम करना है, तो आरबीआई इस मार्जिन को बढ़ा देगी। कैसे, अभी वही कस्टमर को 75,000 लोन मिल जाता उसी सिक्योरिटी पे, अभी उसको सिर्फ 60,000 का लोन मिल रहा है, तो कहेगा मेरा सिक्योरिटी भी गिरवी पड़ा हुआ है, उस सिक्योरिटी से मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं, और मैं सिर्फ 60,000 का लोन है, 1 लाख पे 60,000 का लोन, क्या फ़ायदा है। पहले मुझे 1 लाख पे 75,000 का लोन है तब भी ठीक था। तो मतलब मार्जिन बढ़ा देने से क्रेडिट क्रिएट कम हो पाएगा, है ना। और वहीं पर अगर उन्होंने क्रेडिट के फ्लो को बढ़ाना है तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट को कम कर देंगी। तो मार्जिन को फिक्स करके आरबीआई क्या करती है, क्रेडिट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट मेथड देते हैं रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो जो पब्लिक को, जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनको जो लोन दिया जा रहा है ना उसको रेगुलेट करके, उस पर लिमिट्स वगैरह लगा के उसको रेगुलेट करके आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। तो इस मेथड में आरबीआई क्या करेगी, कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्शन देती है कि आप क्या करिए, अपने कंज्यूमर्स को जो लोन बांट रहे हैं ना उसमें डाउन पेमेंट जो है उसकी परसेंटेज को मिनिमम कर दीजिए या उसकी परसेंटेज को बढ़ा दीजिए, या जो लेंथ ऑफ पीरियड है इंस्टॉलमेंट का, मतलब 15 इंस्टॉलमेंट देनी है, 20 इंस्टॉलमेंट देनी है, उस इंस्टॉलमेंट के पीरियड को कम या ज़्यादा करके आरबीआई क्या करती है, इस
लोन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है कि आरबीआई ये चाहती है कि कंज्यूमर ऐसी जो चीज़ों के लिए लोन ले रहे हैं जो नॉन इसेंशियल है, मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनके लिए भी जो लोन लिया जा रहा है। तो बट ऑब्वियस सी बात है, अगर इकॉनमी में पैसा है और ऐसे लोग पैसे का लोन लेके बैठ जा रहे हैं जिनकी उस चीज़ के लिए कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो लोन ले रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है उतना ही पैसा तो है, तो शायद कुछ लोग ऐसे बच जा रहे होंगे जिनको वाकई में जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए उनको लोन नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब हमें ज़रूरत है कि ज़रूरी चीज़ों पे ही लोन जाए। तो नॉन इसेंशियल्स आइटम पे जो लोन लिया जा रहा है उसको कम करने के लिए भी आरबीआई इस तरह का काम करती है। अब इसका इम्पैक्ट समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए इन्फ्लेशन का सिनेरियो है, तो इन्फ्लेशन के सिनेरियो में आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई कहेगी कि इनका जो डिमांड है ना लोन का, कि मतलब किसी भी चीज़ के लिए जो लोन ले रहे हैं और ईज़िली इनको मिल जा रहा है, तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है, तभी तो मनी की सप्लाई बढ़ जा रही है। तो मनी की सप्लाई बढ़ी तभी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जा रही है। तो इसकी सिचुएशन में क्या करिए, आप डाउन पेमेंट को बढ़ा दीजिए, इंस्टॉलमेंट के टाइम पीरियड को कम कर दीजिए, इस तरह से करके आप इसको कम कर सकते हैं, है ना। तो और डिप्रेशन में क्या करना होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज़ करिए कि मुझे एक फ़ोन लेना है और ये फ़ोन है 1,00,000 रुपये का, ठीक है। मुझे 1,00,000 रुपये का एक फ़ोन लेना है और मैं उस फ़ोन को लोन पे लेना चाह रही हूँ। 1,00,000 इकट्ठे देके लोन नहीं लेना चाह रही हूँ, मैं फ़ोन लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि यार लोन ईज़िली मिल जाएगा, कम पैसा दे के भी ईएमआई के ज़रिए भी मुझे 1,00,000 का फ़ोन मिल जाएगा अच्छे से। 1,00,000 इकट्ठे देना हो तो मैं नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैंने क्या किया, बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर दिया और बैंक ने कहा कि सिर्फ 5,000 रुपये आप दे दीजिए और फिर अपना फ़ोन ख़रीद लीजिए, बाकी आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिएगा। 5,000 अभी दे दीजिए और 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट कर दीजिएगा। मैं बड़ी खुश 5,000 का लेके 2-2 हज़ार इंस्टॉलमेंट करके और 1,00,000 का फ़ोन ले लिया। अब आरबीआई को ये अगर लग रहा है कि भाई नहीं ये नॉन एसेंशियल आइटम था, इस तरह के लोन को रोकना है, तो आरबीआई ने क्या कहा कि आप क्या करिए, डाउन पेमेंट के अमाउंट को बढ़ा दीजिए। अब जहाँ मुझे 5,000 दे के तुरंत मुझे फ़ोन मिल जाता, वहाँ पे अब बोला गया कि आपको 40,000 रुपये का डाउन पेमेंट दीजिए और तब जाके आपको लोन मिलेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, 40,000 इकट्ठा करूँ, डाउन पेमेंट करूँ, तब तो जाके फ़ोन लूँ। तो अभी डाउन पेमेंट का अमाउंट बढ़ गया, पहले 5,000 का डाउन पेमेंट था, बहुत आराम से हो जाता, अभी 40,000 का डाउन पेमेंट हो गया। तो सामने वाले को लगा नहीं भाई ठीक नहीं है, अभी थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, बाद में करते हैं। तो एक तो ये है कि डाउन पेमेंट के अमाउंट को बढ़ाने से भी आप जो है इन्फ्लेशन में जो क्रेडिट क्रिएट हो रहा है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो इंस्टॉलमेंट का टाइम लेंथ है ना, जैसे कि अगर ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप लोन लेते हैं ना, तो ईएमआई कम बन के आती है लेकिन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो जैसे आपको 15 साल में देना है तो थोड़े अमाउंट की ईएमआई आएगी, लेकिन वही कम टाइम पीरियड में अगर आप देना चाहेंगे तो ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आरबीआई क्या कहती है कि इस टाइम लेंथ को, जो ईएमआई का पीरियड है ना, उसको कम कर दीजिए, इससे ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जब ईएमआई का अमाउंट बढ़ जाएगा तो जो ईजिली लोग लोन लेके चले जा रहे हैं ना, वो लोन नहीं लेंगे। तो इस हिसाब से कंज्यूमर क्रेडिट को रेगुलेट करके भी क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। अब यहाँ पे क्या करती है आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं ना, उनको डायरेक्टिव्स, मतलब उनको आपको जैसे नोटिसेस दे के, नोटिफिकेशंस होते हैं ना, डायरेक्शंस दे के, एडवाइसेस दे के उनको चीज़ें रेगुलेट करने का तरीका बताती है कि आप अपनी लेंडिंग पॉलिसीज़ कैसे रखें, क्या क्या तरीके, क्या क्या चीज़ों को आप देखें तब आप लोन सैंक्शन करिए, है ना। गाइडलाइंस जिसे आप कहते हैं ना, तो आरबीआई गाइडलाइंस इशू कर करके कमर्शियल बैंक्स को क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो किस पर्पज़ के लिए आप लोन दे रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए लोन नहीं देना है, इस तरह की गाइडलाइंस इशू कर देती है। जो सिक्योर्ड लोन है उन पे कितना मार्जिन रखिए, कितना मार्जिन नहीं रखना है, किस तरह का लोन दीजिए, किस तरह के पोर्टफोलियो के लिए ईज़िली लोन दे दीजिए, किस तरह के पोर्टफोलियो पे लोन मत दीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में गाइडलाइंस इशू करके आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बता के क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट मैटर देखते हैं, दैट इज़ पब्लिसिटी। देखिए पब्लिसिटी एक होता है ना, मैंने आपको समझाया, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, मैंने आपको समझाया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये तरीका होता है।
आप नहीं मानेंगे तो मैंने क्या कर दिया, यही चीज़ जाके सबको बता दी। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या लगेगा कि सबको पता चल जा रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचेंगे ना। यही आरबीआई भी करती है। कॉमर्शियल बैंक्स की जो इनके स्टेटमेंट होते हैं ना, उसको क्या करती है, उसको पब्लिश करती है। तो इसलिए करती है कि पब्लिक अवेयर हो पाए कि क्रेडिट का क्या एक्सपेंशन है, क्या कॉन्ट्रैक्शन है, कितना कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर रही हैं, इन कमर्शियल बैंक्स की कंडीशन क्या है, उनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ कैसे हैं। इस तरह की कई रिपोर्ट्स आरबीआई रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करती है, जिससे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर ना एक मेंटल प्रेशर भी रहे कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उसकी पब्लिसिटी भी हो रही है, पब्लिक में भी ये चीज़ें पता है। और बैंकों का काम ही ट्रस्ट पे है। अगर आपको बैंक पे ट्रस्ट नहीं होगा तो आप अपनी मेहनत की पैसों को बैंक में जाके जमा नहीं करोगे। जब आप बैंक में जाके जमा ही नहीं करोगे, प्राइमरी डिपॉजिट आएगा ही नहीं, तो फिर क्रेडिट क्रिएट कहाँ से होगा। डेरिवेटिव डिपॉजिट तो प्रॉपरली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी डिपॉजिट पे, तो जब प्राइमरी डिपॉजिट आएगा ही नहीं तो क्रिएट कहाँ से होगा क्रेडिट। तो बट ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ ट्रस्ट और बिलीव पे है। इसीलिए आरबीआई क्या करती है, इनके रेगुलर स्टेटमेंट्स को पब्लिश करती है। इसके अलावा मनी मार्केट, बैंकिंग कंडीशन जैसी रिपोर्ट्स को भी पब्लिश करती रहती है टाइमली। इससे भी वो क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है कि कस्टमर को भी क्रेडिट के बारे में आइडिया रहे कि क्या चल रहा है। एक और मेथड है मॉरल सवेशन, नैतिक तरीके से। तो नैतिकता के बेसिस पे जब करती है ना आरबीआई, तो आरबीआई बैंक को रिक्वेस्ट फॉर्म में आती है, एडवाइस देती है कि आप क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो दी गई हैं उन मॉनेटरी पॉलिसीज़ को आप अडॉप्ट करिए, अपनी लेंडिंग एक्टिविटीज़ को उसी तरह से चलाइए, उन्हीं ऑपरेशंस पे काम करिए जिन ऑपरेशंस के रिगार्डिंग आपको आरबीआई कह रही है, जिससे कि जो सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसी है, मतलब जो पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है ना, वो अचीव हो सके। अब मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको पता है, प्राइस में स्टेबिलिटी लाना, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, है ना। तो इस तरह का जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है ना, वो सब अचीव किया जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को उसी तरीके से फॉलो करें जिस तरह से आरबीआई ने आपको कहा है। तो नैतिकता के तौर पे वो आपको समझाती है और आपको वो फॉलो करने के लिए कहती है ना। तो ये एडवाइस एंड रिक्वेस्ट कैन बी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। लोन देने की रिगार्डिंग आपकी एडवाइस हो सकती है ना। आप कमर्शियल बैंक जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको इन्वेस्टमेंट के समय पे क्या क्या ध्यान देना है या कैसे इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को करना है, उसके रिगार्डिंग एडवाइस कर सकती है। तो ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू वो कंट्री में हो रही क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ व्हाट, डायरेक्ट एक्शन। आपको नैतिकता के बारे में समझाया गया, आपकी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, आपको एडवाइस की गई, है ना, हर तरीके से आपको चीज़ों को समझाया गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। तो समटाइम्स क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डायरेक्ट एक्शंस भी लेती है कमर्शियल बैंक्स पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल बैंक पर्टिकुलर बैंक्स को उनकी लेंडिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पे या सभी बैंकों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से डायरेक्ट कर देती है कि आपको ये चीज़ करनी है, ये ऐसे नहीं करना है, अगर ऐसा किया तो ये पनिशमेंट मिलेगा। तो वो बहुत तरीके अपनाती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये एक्शन बैंकों के अगेंस्ट ले लिया गया। जैसे कि आरबीआई उनका फर्दर एकोमोडेशन के लिए कि बैंक अपना एक्सपेंड करना चाह रही है और फंडिंग चाह रही थी, वो सब रिफ्यूज़ कर देगी कि आपको सैंक्शन नहीं होगा। या कोई आपने डिस्काउंटिंग के लिए कह रखा है, मतलब इस तरह से कोई एप्लीकेशन है आपका या आपके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी, उनको रिजेक्ट कर देगी बैंक आरबीआई, है ना। आपका जो प्रिस्क्राइब्ड रेट था, इंटरेस्ट रेट, उससे ज़्यादा का लोन पे इंटरेस्ट चार्ज कर देगी। तो इस तरह से आपके पर्टिकुलर बैंक के अगेंस्ट या सभी बैंकों के अगेंस्ट इस तरह से एक्शन लेके भी क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करती है आरबीआई। बेसिकली इसीलिए इसको सेलेक्टिव मेथड कहते हैं। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डालते हैं, ये सीधा बैंकों से क्वालिटेटिव वे में कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।